सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास का जो विषय है वो रहेगा हिंदी और हिंदी में व्याकरण। ठीक है ना, उसी को आगे बढ़ाते हैं। विषय रहेगा हमारा हिंदी और व्याकरण। हाई स्कूल की परीक्षा में संधि से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा और ये जो संधि है ये दो, एक तो यण संधि और दूसरी है वृद्धि संधि। ये दो पूछी जाएंगी। अब इसी को समझ लेते हैं। पहले समझें वृद्धि संधि। वृद्धि संधि, यदि आ यानी छोटा या बड़ा आ के बाद छोटी ए या बड़ी ए तथा छोटा ओ या बड़ा ओ आए तो उनके स्थान पर क्रमशः ए या ओ हो जाता है। तो वह वृद्धि संधि कहलाती है, यानी वृद्धि संधि हो जाती है। अब यहाँ समझने की बात यह है कि जो स्वर संधि है कायदे से तो वो 5 है, लेकिन अपने सिलेबस में तो 2 ही है, यण और वृद्धि। अब बात जब वृद्धि संधि की करें तो एक तो दिया है आ, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो। इसके बाद ए, चाहे छोटी हो या बड़ी, या ओ, छोटा हो या बड़ा, अगर आ जाए तो बनेगा क्या, बड़ी ए या बड़ा ओ। अब इसका उदाहरण देखें। जैसे एक शब्द है सदैव। अब जब सदैव शब्द को संधि विच्छेद करेंगे तो सदा प्लस एव, यानी सदा धन एव हो गया। और यहां से हमको क्या मिला, सदा मतलब आ गया। अब वो भी कौन सा वाला, सदा यानी बड़ा, यानी आ के बाद। अब इन दोनों में से कोई एक आ आना चाहिए तो बड़ा आ गया। ए आए या ओ आए, तो यहां तो क्या आ रहा है, ए। तो क्या बन गया, आ और ए दोनों को अगर एक साथ पढ़े तो अय बन जाएगा। तो सदैव जो शब्द है उसका अगर संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा, सदा धन एव। और अगर आगे चले, क्योंकि उनके स्थान पर क्रम से ए या ओ आ जाता है, तो वो देखो यहाँ आ भी रहा है। इसी तरह से एक शब्द है महौषधि। जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, महा प्लस यानी धन औषधि। अब यहां पर क्या आया, एक तो आ गया महा, और फिर उसके बाद ओ आ गया। दोनों को पढ़ोगे तो ये आ जाएगा आपके सामने। तो एक तो ये शब्द समझना है कि
कौन सा शब्द आता है तो वृद्धि संधि होती है, तो उसकी एक शर्त है कि भाई अगर उसका संधि विच्छेद करें शब्द का तो आ, यानी चाहे छोटा आए चाहे बड़ा, उसके बाद ए या ओ जरूर आता है। तो ये क्या कहलाती है? वृद्धि संधि। दूसरा, और जैसे परिभाषा पूछी जाए या शब्द, वैसे अक्सर तो यही हो रहा है कि शब्द का विच्छेद किया हुआ होगा या तो पूछेगा ये कौन सा है, या कोई शब्द दे दिया उसका नाम पूछ लिया, यही पूछ रहे हैं। अब तीसरा एक शब्द और लो, वनौषधि। तो इसमें जब तोड़ के बनाएंगे तो एक तो वन हो गया, औषधि हो गई, तो ये छोटा आ, ये औ, दोनों मिलके ये भी हो गया। एक शब्द और देख लेते हैं, तथैव। इसको तोड़ेंगे तो तथा प्लस एव, यहां भी आ गया, यहां भी ए हो गया। तो क्या बना? आ और ए मिलके बड़ी ए बन गया। अब देखो आपके सामने ये तीसरा शब्द और ये चौथा शब्द। अब इन चारों शब्दों को देखो, गौर से अगर देखोगे तो एक चीज सब में कॉमन है। वो क्या है कि इन शब्दों में ऊपर दो मात्राएं जरूर हैं, एक नहीं है, दो मात्राएं हैं। तो एक हल्की सी पहचान क्या हो गई कि भाई वृद्धि संधि में जो शब्द होंगे उनमें भाई ऊपर दो मात्राएं होंगी। ये क्लियर होगी बात। और अगर इन शॉर्ट अगर इसको समझा जाए कि हम ना भूलें, तो क्या है, ये आ, इसके बाद ए और ओ, इसको मान लेते हैं इससे प्रतीक और इसको मान लेते हैं इससे, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। तो ये याद रखना, आके बाद क्या है, ए ओ जान रह जाएगा भाई वृद्धि संधि होती है। अगर संधि विच्छेद करते हैं तो ए ओ याद हो जाएगा। तो ये तो रही बात वृद्धि संधि की। इससे जुड़े हुए जो भी शब्द है एक बार और आप इनका अध्ययन कर लें, बहुत ही कम समय में ये तैयार हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना है कि कौन सा अक्षर है और किसके बाद क्या आता है। दूसरा लेते हैं यण संधि। और जब यण संधि की बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, यदि ई ऊ और ऋषि वाला रि और र के बाद असमान स्वर आते हैं। असमान स्वर आते मतलब ये तो आएंगे ही नहीं किसी भी सूरत में। कौन संधि में? यण संधि में। कौन कौन से हैं? ये जो चारों लिखे हुए हैं, ई ऊ रि, और आपका ये दिया हुआ है कौन सा वाला, र। दूसरा है उनके स्थान पर क्रमशः या वा रा ला हो जाता है। कब हो जाता है? जब संधि विच्छेद करते हैं उसके बाद। अब कैसे होगा इसको भी समझो। मान लो हमने एक शब्द लिया यद्यपि, इसका संधि विच्छेद करेंगे यदि प्लस अपि। यदि, आवाज क्या आ रही है? ई की, और फिर आगे आ,
यानी जो पहला पार्ट है उसको जब पढ़ेंगे तो लास्ट में जो स्वर की आवाज आ रही है वो रख देंगे। यदि तो ई की आवाज आ रही है, अप ई तो आ गया। अब ई और आ दोनों को एक साथ पढ़ो, ई आ तो य बन गया ना। अरे बार बार पढ़ेंगे ई आ, लास्ट में क्या बन जाएगा वो या। ये क्या है, यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद और इनके स्थान पर क्या बना या, ये क्लियर हुआ आपको। और ये परिभाषा ये बन गई यण संधि। अब दूसरा शब्द और लो, एक शब्द लेते हैं इत्यादि, इसको तोड़ेंगे इति प्लस आदि, ठीक है भाई। अब इसको जब पढ़ रहे हैं तो ये भी ई और उसके बाद आ बड़ा ही गया। असमान स्वर आ रहे यानी ई के बाद ई नहीं आ रहा, यहां पर दोनों में आप देख रहे हैं असमान है, तो ये भी क्या बन गया, या बन गया। ये भी दोनों उदाहरण जो इत्यादि और यद्यपि ये किसके दिए हैं, यण संधि के दिए हुए हैं। इसके अतिरिक्त एक शब्द है अत्याचार, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो अति प्लस आचार, स्थिति फिर भी वही है, ई प्लस आ। चौथा शब्द है स्वागत या स्वागतम, सु प्लस आगतम। अब यहां पर आया उ, अब देख रहे हैं आप ये ई उ रे और इनके बाद कोई असमान, तो उ के बाद उ तो आ नहीं रहा है, क्या आ रहा है आ, बन गया हुआ। तो ये देख रहे हैं आप, यानी या वा रा ला यही बनेंगे, यही पहचान। और यही शब्द अक्सर पूछ भी जाते हैं, तो यही ज़्यादातर पूछे जाते हैं, स्वागत इत्यादि यद्यपि। एक और देखते हैं पित्रादेश, पितृ प्लस आदेश, जब इसको पढ़ेंगे तो पितृ और आ ऋषि वाला आ गया, ये राशि ऋषि और ये आ, तो दोनों को एक साथ पढ़ेंगे तो राई बनेगा, तो ये भी शर्त पूरी हो रही है। इस तरह से बाकी और शब्द है, इनका आप रिवीजन कर लें, तैयार कर लें, ज़्यादा नहीं है, संधि केवल 2 और दोनों बेहद आसान, आराम से याद कर लें। यही 10-12 जो शब्द हैं लॉट फेयर के अक्सर यही पूछे जाते हैं परीक्षा में, इनको ही आप याद कर लीजिए। यह तो रही बात भाई संधि की। अब थोड़ी सी बात करें समास की। समास, सिलेबस में समास 2 ही है। समास का मतलब मेल या जोड़, जो पद होते हैं उनको जोड़ने के बाद जो शब्द बना है वो समास हो गया। अब यहाँ सिलेबस में एक तो हुआ समास दिया हुआ है द्विगु, और एक दिया है द्वंद्व, 2 ही समास है सिलेबस में, और इन दोनों को समझ लेते हैं। पहले समझेंगे द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या है, किसे कहेंगे भाई द्वंद्व समास, जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों प्रधान हों और
पूर्व पद एवं उत्तर पद दोनों प्रधान हों और उनके बीच इसको ऐसे करिए, और समास विग्रह करने पर उनके बीच और या एवं लगा होता है, ये बन गया। और अगर नहीं करते हैं तो एक योजक चिन्ह लगा होता है। अब थोड़ा कैसे समझेंगे, उदाहरण से समझेंगे। एक तो पूर्व पद कह रहा है, दूसरा उत्तर पद। पूर्व माने पहला, उत्तर माने बाद का। अब जैसे उदाहरण लेते हैं, माता पिता, अब बीच में एक ये चिन्ह लगा हुआ है, योजक चिन्ह। अब इसको जब विग्रह करते हैं तो माता और पिता, तो और शब्द आ गया इसमें जुड़ के, तो यही तो कह रहा है, समास विग्रह करने पर उनके बीच और या एवं लगा होता है। तो ये शब्द आएगा आपका माता पिता। तो ये कौन सा समास है इसमें भाई? द्वंद्व समास है। दूसरा देखो, भाई बहन, पाप पुण्य, सुख दुख, सुख दुख, ये चार के चारों शब्द जो हैं ये किसके उदाहरण हैं? द्वंद्व समास के। और एक चीज और देखने को मिल रही है इन चारों शब्दों को देखने से, वो होते हैं उदाहरण, वो चार लिए हैं, बाकी आप देख लीजिए। हर एक शब्द में ऐसा लग रहा है कि विलोम है। देखो, माता पिता विपरीत शब्द है, भाई बहन, पाप पुण्य, सुख दुख, यानी विपरीत शब्द नजर आ रहे हैं। और दोनों पद प्रधान है। प्रधान का मतलब यहां पर क्या है? दोनों के अपने स्वतंत्र अर्थ हैं। भाई का अलग अर्थ है, बहन का अलग अर्थ है, सुख का अलग अर्थ है, दुख का अलग अर्थ है, पाप का मतलब अलग और पुण्य का मतलब अलग। तो ये स्वतंत्र अर्थ लिए हुए हैं, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं? प्रधान। तो अब ये बात होगी, दोनों पद प्रधान हो गए, पूर्व पद और उत्तर पद, पहला और ये दूसरा। ऐसे ही इनको लिखोगे, भाई और बहन, पाप और पुण्य, सुख और दुख, ऐसे लिख दीजिए। ये हो गया इसका समास विग्रह। अब ये तो रही भाई द्वंद्व समास की बात। अब दूसरा और देख लो, दूसरा है द्विगु समास। द्विगु समास, अब इसमें क्या है? इसमें है जिस समास में प्रथम, यानी इसको कहेंगे पूर्व पद संख्या वाचक हो और उत्तर पद प्रधान हो। लो जी, जैसे चौराहा। अब चौराहा शब्द है, चौराहा का मतलब क्या है? चार राहें। संख्या तो बता दी इसने, चौराहा, राह माने रास्ते और चौ में चार, तो चार राहों का समूह हो गया। और दूसरा क्या है? त्रिभुज। त्र माने तीन, तीन भुजाओं का समूह, ऐसे लिख लो। तीसरा पद शब्द लिया है पंचवटी।
पंचवटी, 5 वटों का समूह। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। लो, ये चारों के चारों उदाहरण किसके हैं? द्विगु समास। सीधा सीधा मतलब है द्विगु समास में संख्या बताएंगे शब्द, और द्वंद्व समास एक दूसरे के विपरीत होंगे, ठीक है, और बीच में एक चिन्ह बना होगा। और आपको ये दोनों के दोनों बेहद आसान है, आराम से परीक्षा में कराओगे। चलो भाई, समाज भी समझ में आ गया और संधि भी समझ में आ गई। अब कुछ हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न है, उनको भी जरा देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक। संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक कौन है भाई? रामधारी सिंह दिनकर। एक प्रश्न ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है भाई, याद रखिए। दूसरा, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यास कार के रूप में प्रसिद्ध है। प्रेमचंद कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। अब परीक्षा में आ जाता है कवि है, तो कवि तो नहीं है भाई, वो कथन अगर होगा तो असत्य होगा। ये कथन पर आधारित प्रश्न भी पूछे गए हैं। अगला, नर से नारायण के लेखक गुलाब राय। चौथा प्रश्न, शुक्ल युग के 2 निबंधकार के नाम लिखो। तो इसका उत्तर क्या है? पहला लिख देंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और दूसरा श्री विद्यानिवास मिश्र। 4 सवाल हो गए। अब 5वां देखते हैं, शुक्लोत्तर यानी शुक्ल युग के बाद युग के यहां पर ये थोड़ा सा गलत हो रहा है, शुक्लोत्तर युग के हैं ये। शुक्लोत्तर युग के 2 निबंधकार के नाम लिखो। तो उसमें आ रहे हैं ये हजारी प्रसाद द्विवेदी और श्री विद्यानिवास मिश्र। और शुक्ल युग के 2 निबंधकार, पहला है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और दूसरे बाबू गुलाब राय। 5 सवाल, और ये भाई बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इनको। शुक्लोत्तर युग और शुक्ल युग अक्सर पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावना है, इसलिए बता रहे हैं। अब इनको तैयार करें। 5 प्रश्न ये हो गए। अब बात करेंगे भाई 6वें प्रश्न की।
छठवां प्रश्न है, शिक्षा और संस्कृति के लेखक। अब शिक्षा और संस्कृति के लेखक कौन है? तो इनका आंसर है जी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सातवां, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक। जयशंकर प्रसाद। आठवां सवाल, रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक आलोचक ग्रंथ है। कितने प्रश्न हो गए अब तक? 8। अब 9वां देखो, भारतेंदु युग के किन्हीं 2 निबंधकारों के नाम लिखो। तो पहला नंबर पर लिख दो बालकृष्ण भट्ट और दूसरे लिख दो प्रताप नारायण मिश्र। ये 9 प्रश्न। उम्मीद की जाती है कि इनमें से आपको कोई एक प्रश्न मिले। अब एक आखिरी सवाल और देखिए, 10वां, अर्ध नारीश्वर रामधारी सिंह दिनकर का प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। ये 10 प्रश्न है। ठीक, तो आज हमने सीखा भाई संधि, दोनों यण संधि और दूसरी कौन सी संधि थी? वृद्धि संधि, और समास, द्वंद्व और द्विगु। और ये 10 प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, अब आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। ठीक, मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप यूं ही जुड़े रहिए और वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।